नमस्ते। हमने स्वमग्नता क्या है इसका पहला भाग देखा था, डायग्नोसिस माने निदान करने के बारे में। आज हम स्वमग्नता का दूसरा भाग माने उपचार क्या कर सकते हैं इसके बारे में आज हम बोलने वाले हैं। और ये करते वक्त हम सिंपल चीजों पे ध्यान रखें। उसमें से पहली टेक्निक है जो मैं मानता हूँ। तो लोग बोलते हैं हमने शिक्षण के बोर्ड सीबीएसई एसएससी, मैं आईसीएससी को कुछ अलग तरीके से जानता हूँ। स्वमग्नता के उपचार के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के चार भाग हैं। पहला है इंडिपेंडेंट करना माने स्वावलंबन, सेल्फ केयर, खुद की केयर लेना। ये पहला पार्ट है। वो आने के बाद और उसके साथ आता है कम्युनिकेशन, संवाद। हम हर टाइम बोलते हैं कि सिर्फ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, संवाद जिसमें जेस्चर्स आते हैं, बॉडी लैंग्वेज आते हैं, आंखों का यूज आता है, सब मिलके जो होता है वो कम्युनिकेशन। तीसरा एस रहता है दो तरीके से, एक तो सोशलाइजेशन, समाज में मिक्स होना, और सेंसरी इश्यूज पे कंट्रोल करना जो इन बच्चों में ज्यादा रहते हैं। और फिर बाद में आता है एजुकेशन, और उसके बाद में आती है एक्सपेक्टेशन। ये सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा जब तक स्वावलंबी नहीं है, जो संवाद नहीं कर सकता, वो कैसे सोशलाइज होगा? और जो संवाद नहीं करता, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, सोशलाइज नहीं है, वो एजुकेशन में कैसे कर पाएगा स्कूल में? लेकिन हम लोगों की गलती क्या रहती है, हम स्कूल का पहले सोचते हैं और बच्चे के इंडिपेंडेंस का रह जाता है। ये अपने को अवॉइड करना है। सो आईसीएससी सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, ध्यान में रखें। ये मेरे ऑटिज्म के चार सब्जेक्ट है, जैसे अपने स्कूल में इंग्लिश मैथ साइंस रहता है वैसे। तो ये चारों सब्जेक्ट अगर हम काम कर पाए तो ऑटिज्म के बच्चों का नियंत्रण अच्छी तरह से हो सकता है ऑटिज्म। तो पहले इंडिपेंडेंस का देखते हैं, स्वावलंबन। सुबह नींद से उठने से, कसरत करने से, ब्रशिंग करने से, बाथिंग करने से, अपने हाथ से खाने से, कपड़े बदलने से, देर रात तक वापस सो जाने तक, छोटी छोटी जो चीजें होती है जो बच्चों को खुद को संभलने के लिए सेल्फ केयर के लगते हैं, जिसको अनदर नाम बोला जाता है एडीएल। व्हाट इज एडीएल? एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। यह सबसे बहुत इंपॉर्टेंट और रह जाने वाली बात है। और मैं सब बोलता हूँ कि थेरेपिस्ट कोई भी हो, वो OT हो, स्पीच हो, स्पेशल, कोई अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस स्किल नहीं सिखाया। यह सबसे बड़ा काम पेरेंट्स का रहता है। और इसका एक अच्छी बात क्या है, एक बार सीख गए तो पूरे सीख गए। बाद में इसके बारे में करने की, एक बार ये सब आ गया चीज तो बाद में इसके सीखने की जरूरत भी नहीं, और इसके लिए लैंग्वेज की जरूरत ज्यादा रहती भी नहीं। तो इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। सेकंड आता है कम्युनिकेशन। इसके लिए क्या चाहिए? एक सीक्वेंस ध्यान में रखें। पहले बॉडी लैंग्वेज, यानी पूरे बदन की भाषा, सो ये मूवमेंट जो रहते हैं वो, मैं कैसे बिहेव करता हूँ इन ग्रुप में, वो। फिर आता है जेस्चर्स। जब मैं ये करता हूँ तो आपको पता है मैं टाटा कर रहा हूँ, इसका मतलब आया है चलो बिगड़ जाए। फिर बाद में आता है फेशियल एक्सप्रेशन। तो हंसना है, रोना है, गुस्सा करना है, ये सब फेशियल, ये भी उतने ही संवाद के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट। तो पहली लेवल पे इन तीनों में ज्यादा काम करें। इसका मतलब ये नहीं कि स्पीच सिखाना नहीं है, बट स्पीच विल फॉलो दिस थिंग। ये पहले आना चाहिए, तब जाके वर्ड्स आएंगे, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस आएंगे, एंड फिर बाद में पूरा संवाद आएगा। तो मेरी आपको विनती है कि डायरेक्टली संवाद पे, डायरेक्टली बड़े बड़े वाक्यों पे न जाइए। स्टार्ट इन द सीक्वेंस। और जो अपने स्पेशल एजुकेटर, अपने स्पीच थेरेपिस्ट और आप पेरेंट्स खुद इसी सीक्वेंस को ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और बच्चे जल्दी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन का सीक्वेंस है। तीसरा आता है समाज में संपर्क, जिसको हम सामाजिक संपर्क में तो सोशलाइजेशन करते हैं। ये मैं हर टाइप का होता हूँ। बच्चे के बाद का पहला आता है पेरेंट के साथ, फिर बाद में आती है स्कूल एंड सोसाइटी। तो पहले बच्चों का सबसे पहले जरूरत क्या है? बच्चों का अपने पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन हो। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन हो। ऐसी कोशिश नहीं चाहिए कि डायरेक्टली कोई और मेरे बच्चे के लिए कहे। बहुत सारे पेरेंट बहुत बड़े बड़े थेरेपिस्ट लगाते हैं, लेकिन खुद बच्चे के साथ बात करने में कम पहुंचाते हैं। एंड फिर सच्ची में गड़बड़ होती है, क्योंकि समाज की तरफ बच्चों को लेके जाने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स। तो इसके लिए लेकिन ये करने के पहले बेसिक कम्युनिकेशन आना चाहिए। मानो आप एक ही पार्टी में गए, पार्टी में बहुत हल्ला गुल्ला सब है,
लोग उसको पूछ रहे, बेटा आपका नाम क्या है, आपके पापा क्या करते हैं, आप कहाँ से, लेकिन वो चुप है, वो बोल ही नहीं सकता। और फिर क्या हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो निराश हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस पूरा चला जाएगा। तो मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है, जब तक संवाद कौशल विकसित न हो, तब तक सामाजिक संपर्क सोशलाइजेशन के बारे में जल्दबाजी मत करो, आराम से ले लिए इससे, क्योंकि एक बार ऐसे गड़बड़ हो गई तो निराशा, आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। ये पक्का ध्यान में रखो। तो पहले इंडिपेंडेंट, फिर कम्युनिकेशन, फिर सामाजिक संपर्क, फिर आता है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, जहां पे दो तरीके के इनपुट्स रहते हैं, अलर्टिंग इनपुट्स एंड कामिंग इनपुट्स। जो बच्चे सुस्त रहते हैं, जिनको और इनपुट्स चाहिए, तो यार अ, उनको ढकेलना पड़ता है तो उन बच्चों को हमें अलर्टिंग इनपुट देने हैं, जहाँ पे फास्ट स्विंग्स हो सकते हैं, क्रंची और सोर फूड का इस्तेमाल हो सकता है, फास्ट एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी हो सकते हैं। ये सबसे बच्चे, उनको हम अलर्टिंग इनपुट दे सकते हैं। इससे बच्चों को आपके आजू बाजू के एनवायरमेंट से कनेक्ट होने में फायदा होगा। इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। अपने सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी आपको इसके लिए सजेस्ट करेगी। और ये सिर्फ ओटी या सेंसरी थेरेपी से नहीं होगा। वी रिक्वायर टू डू दिस थिंग्स एट होम एट डिफरेंट टाइम्स। उसका दूसरा पार्ट रहता है, दैट इज अ कामिंग इनपुट्स। अभी वही स्विंग लेकिन स्लो चला है, तो बच्चा शांत होने लगता है, बहुत हाइपर हो चुका है, इरिटेट हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। तो ऐसे बच्चों को हम स्लो स्विंग में रॉकिंग बिठाए, वो डीप ब्रीदिंग को बोले, उनके हाथ में कुछ स्क्वीजी टॉयज दे दीजिए, ये बच्चा धीरे धीरे सेटल होता जाएगा। तो हम दोनों का, अलर्टिंग इनपुट एंड कामिंग इनपुट का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ये बहुत बड़ा साइंस है, विल टॉक अबाउट इट इन लेटर ऑन। बट ये दिन में, मैंने जैसे पहले बोला, 3-4 बार करना पड़ता है। और इसको अलग अलग, जैसे हम खाना 4 बार खाते हैं, वैसे सेंसरी डाइट भी 3-4 बार देना पड़ता है। एंड आई वांटेड टू लर्न दिस पार्ट। ओके, सिर्फ थेरेपी सेंटर भी ये नहीं होने वाला, पेरेंट्स को अपने घर पे करना है। और इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेंसर इंटीग्रेशन थेरेपी। अपना तीसरा एस, इंडिपेंडेंट, कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, सेंसर इंटीग्रेशन थेरेपी। इसके बाद आता है और एक पार्ट सेंसरी का और सोशलाइजेशन का, डाइट के रिलेटेड पार्ट। तो एजुकेशन के पहले वे टू वर्क ऑन दिस डाइट पार्ट। तो यहाँ पे खूब ऑटिज्म के बच्चों में देखा जाए, दे अगेन सेंसरी पार्ट के लिए दे प्रेफर सर्टन टेक्सचर्स, दे डिसलाइक सर्टन फ्लेवर्स। सो टेक्सचर्स जो रहता है वो टैक्टाइल सेंस का पार्ट है, while फ्लेवर ऑल्फैक्टरी सेंस का पार्ट है। देन स्पेसिफिक प्लेस, टाइम, सर्टन फेवरेट फूड। ये जो फेवरिज्म है, ये सिलेक्टिविटी है, इसलिए बच्चों मामा बाप को बहुत तकलीफ देती है, इसको पीकी ईटर और सिलेक्टिव ईटर होता है। ऐसे वक्त पे दोनों का कॉम्बिनेशन, अच्छा डाइट प्लानिंग, दैट इज न्यूट्रिशन गाइडेंस एंड सेंसिटाइजेशन थेरेपी एक साथ जरूरी। ऑटिज्म के कुछ कारण अपने गट में भी है, उसके लिए उनके न्यूट्रिशन पे भी हमें काम करना पड़ता है। एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, बहुत पॉपुलर है, दैट इज ग्लूटेन फ्री, केजीन फ्री। अपने गेहूं में ग्लूटेन होता है और दूध के पदार्थों में केजीन रहता है। बट मैं बोलूंगा कि गेहूं दूध बंद करने के बजाय उनको कन्वर्ट करें। तो गेहूं का जो मैदा होता है वो बहुत डेंजरस रहता है, वहां पे वो ग्लूटेन ज्यादा हम्म, हानिकारक तरीके से अटैक करता है। इसके लिए अपने को pizzas, bakeries, all those burgers, we have to avoid all that thing, all spicy thing, तली हुई चीजें सब हमें अवॉइड करनी है। और दूध की चीज, पनीर, खवा, ये चीजें अपने को पक्का अवॉइड करना। उसकी जगह पे अगर देना ही है तो छाछ, दही जो प्रोबायोटिक है, घी जिसमें ओनली फैट्स रहती है, माखन, लोनी जिसको बटर, होममेड बटर, दे मे बी मच बेटर देन गिविंग मिल्क एंड चीज, पनीर, खवा, ये प्रोडक्ट्स। ये ध्यान में रखें। इसमें और डिटेल में हम कभी और बात करेंगे, इसको वीडियोस आपके शेयर करेंगे। और एक इसके बाद में होता है कि गुड प्रोटीन सोर्स, वेजिटेबल्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर is another very very important part of planning for diet with children with autism. Especially I wanted to again focus on the vegetables, fruits and water. ये अपने को अच्छी तरह से मेंटेन करना है। मेडिसिन बिफोर गोइंग टू एजुकेशन, ये एक और चीज है। लोग बहुत बोलते रहते हैं, डॉक्टर साहब मेडिसिन क्या है। आई ऑलवेज टेल पीपल that there is no cure medicine, no specific drug for autism.
बट यस, उनके चैलेंजिंग भी है, से बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, स्कूल में दूसरे को जो मार रहा है, बहुत हाइपर एक्टिव है, नींद की प्रॉब्लम से। ऐसे वक्त में बाल विकास तज्ञ ने, हम जैसे डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन हैं, उनकी मदद से आप अच्छी तरह से दवा दे सकते हैं, जो बहुत केयरफुली देनी पड़ती है। उसके लिए डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन बनाए रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब बच्चों को सब दवा एक जैसे सूट भी नहीं होती। लेकिन दवा के बारे में बच के रहें। देर इज नो क्योर मेडिसिन इन एनी पैथी। और अभी तक तो स्टेम सेल थेरेपी का भी अच्छी तरह से ऑटिज्म में फायदा दिखाया नहीं दिया गया है। ये मैं आपको पर्पसफुली बोलना चाहता हूँ। फिर क्या रहता है? एजुकेशन। स्कूल सिलेक्ट कैसे करें, स्कूल का चयन कैसे करें? तो पहले कुछ स्कूल के अलग अलग तरीके देखते हैं। एक्सक्लूजन वाले स्कूल जो आजकल बहुत कम होते जा रहे हैं, वहां पे क्या रहता है? हम सिर्फ अच्छे बच्चों को लेने वाले, जिनको हाइपर एक्टिविटी उनको नहीं लेने वाले, जो लर्निंग डिफिकल्टी उनको नहीं लेने वाले, ऑटिज्म के बच्चों को नहीं लेने वाले। दिस टाइप्स ऑफ स्कूल्स आर कॉल्ड एज एक्सक्लूजन स्कूल। बट नहीं, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे स्कूल्स अलाउड भी नहीं। फिर सेग्रीगेशन। हम स्कूल में तो लेते हैं आपको, लेकिन आपको अलग क्लासरूम में रखेंगे, ऑटिज्म की क्लासरूम अलग होगी। ये सेग्रीगेशन है। ये भी आजकल एक्सेप्टेड नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड अंडर राइट टू एजुकेशन। तीसरा रहता है इंटीग्रेशन। क्लासरूम में बच्चे हैं, लेकिन उनको अलग ग्रुप करके बाजू बिठा दे। दैट इज इंटीग्रेशन। दिस कॉमनली प्रैक्टिस नाउअडेज, एंड ये थोड़ा सा बैलेंस बिटवीन बोथ द एंड्स है, क्योंकि उनको अलग बचाने के उनको एक टीचर, एक स्पेशल एजुकेटर चारों पांचों बच्चों को एक साथ ध्यान दे सकते हैं। बट फिर भी वो क्लासरूम के साथ जुड़े हुए क्या? नहीं है। शैडो टीचर इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ इंटीग्रेशन। यानी बच्चा नॉर्मल बच्चों में बैठा है, लेकिन उसके साथ शैडो टीचर जुड़ी हुई है, जो उसको अलग से ट्रेन कर रही है। दैट इज इंटीग्रेशन। ये कॉमनली देखा जाता है। एंड आइडियली क्या है? इंक्लूजन। टिपिकल न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ ऑटिज्म के बच्चे बैठे और उनको स्कूल में पूरा अपने क्लासरूम में उनको मिक्स किया है। लेकिन इसके लिए हमें टीचर और स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो 10-20 बच्चों के साथ एक टीचर हो जाएगी, तब ये इंक्लूजन पॉसिबल है। टीचर का ऑटिज्म का थेरेपिस्ट का ट्रेनिंग होना है, ये भी इंक्लूजन के जरूरी है। आज अभी के लिए मुझे लगता है इंटीग्रेशन इज द मॉडल विच विल बी सक्सेसफुल। पर आप ये ध्यान में रखें कि आपको राइट टू एजुकेशन के अंडर एक्सक्लूजन सेग्रीगेशन स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो भी जाएगा, बट सच्ची में अपने बच्चे को उसका फायदा हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए ये स्कूल नाम कितना भी बड़ा हो, मेरे बच्चे के लिए अच्छे स्कूल नहीं है। मेरे बच्चे के लिए जो इंटीग्रेट कर पाएगी, जो इंक्लूड कर पाएगी, वो ज्यादा अच्छे स्कूल है। और इसके बाद जो बहुत सीवियर ऑटिज्म है, तो अपने को ये चारों को छोड़ के स्पेशल स्कूल, जहाँ पे सिर्फ ऑटिज्म के बच्चों के लिए काम किया जाता है, ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को अगर उनका दाखिला हो जाए, दे सिलेक्टेड दैट स्कूल, दैट विल बी बेटर फॉर देयर चाइल्ड। लेकिन पहले एक्सेप्ट करने के लिए मम्मी पापा को तकलीफ होती है। यूजुअली मैं बोलता हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड तक एक अच्छी सी छोटी सी चुलबुले बच्चों की घर के नजदीकी छोटी सी नर्सरी स्कूल, ये अपने बच्चों के लिए इंटीग्रेशन इंक्लूजन के लिए ज्यादा अच्छी है। बाद में हम सोचेंगे कि अपने बच्चे को हम स्पेशल स्कूल में डालें या न डालें, और अच्छे नॉर्मल बच्चों में, टिपिकल बच्चों में जा सके। ऑटिज्म के बच्चे भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन न्यूरोटिपिकल जिनको बोलते हैं उसमें उनको शरीक किया है। यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है? हम अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, एंड ये जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हम छोड़ देते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम देम, फिर हम उनको ऊपर प्रेशर लाते हैं, उनको हर टाइम चिल्लाते रहते हैं, उनको पनिश करते रहते हैं, और हम उनके साथ सेटिस्फाइड ही नहीं रहते, और ये बच्चे फिर निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि यथार्थवादी अपेक्षा जो सच हो सकती है, जो कर सकते हैं, ऐसी अपेक्षाएं रखें जिससे आपको भी फेल्योर का डर नहीं रहेगा, और बच्चे को भी आनंद से आगे जाने का चांस मिलेगा। सो दैट इज वेरी अनदर ई। तो इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, सेंसरी सेंसरी डाइट, डाइट प्लानिंग, मेडिसिन, एंड देन एजुकेशन एंड एक्सपेक्टेशन, ये पांचों चारों चीजें हैं अपने बच्चों के मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म में अपने को डिसाइड करनी है। हर पॉइंट पे अपने को काम करना है, तब आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसके साथ और एक पार्ट जरूरी है, हम खुद को कैसे टाइम देते हैं। होता क्या जाता है, मम्मी पापा अपने बच्चों के ऑटिज्म को हराने की जिद में इतने पड़ते हैं कि खुद को टाइम ही नहीं दे पाते, फिर वो भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं।
एंड अभी एक जस्ट अलाउड है, क्योंकि ऑटिज्म जिन बच्चों को तकलीफ है उनके साथ बहुत काम करना है। इसके लिए पहला, खुद को टाइम दीजिए। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है, मम्मी पापा का आपस का रिलेशन गड़बड़ हो जाता है। सो वी रिक्वायर टू गिव टाइम टू योर ओन स्पाउस ऑल्सो। तो पापा ने मम्मी को, मम्मी पापा, उनका खुद का टाइम होना चाहिए। उनको स्वमग्नता ऑटिज्म नहीं है, वो क्यों ऑटिज्म जैसे बिहेव करे। पापा अकेले काम करते रहते हैं, मम्मी खुद को लोगों में मिक्स नहीं करती, सिर्फ बच्चे की तरफ ध्यान देती रहती है, उसकी केयर लेती रहती है। यहाँ पे एक घर में तीन तीन ऑटिज्म के केसेस हो गए, ये नहीं होना है। सो द पेरेंट्स शुड गिव टाइम टू ईच अदर। तो उनको भी एक छोटी कॉफी डेट पे जाना जरूरी है। उनको एक कभी कभार ड्रामा मूवी को जाना अच्छी बात है। नेचर ट्रिप करनी अच्छी बात है, और उसके लिए बच्चे को संभालने के लिए पूरी टीम लगा दीजिए। ऑटिज्म के बच्चों के साथ कभी कभी और बहुत बार, बड़े ने तो छोटे, न्यूरोटिपिकल बच्चे रहते हैं। और क्या होता है, ये अपने स्पेशल चिल्ड्रन जो रहते हैं वो बहुत डिमांडिंग रहते हैं। तो उनकी थेरेपी करते करते ये जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, उसके जो सिबलिंग है, ब्रदर सिस्टर हो, इनको ध्यान कम मिलता है। एंड फिर वो अंदर से मुरझा जाते हैं, और कभी कभी यहाँ तक जाते हैं कि दे स्टार्ट हेटिंग देयर सिबलिंग एंड दे स्टार्ट अवॉइडिंग देयर पेरेंट्स। ये बहुत बुरी बात है। तो प्लीज गिव टाइम टू द एल्डर और यंगर सिबलिंग, वो इतना ही जरूरी है। एंड ये करते वक्त हमारे जो सीनियर सिटीजन है, इनको भी भूलना नहीं, देयर डिमांड्स आर ऑल्सो देयर। तो ये जो बैलेंस है, हाँ, ये बैलेंस बहुत जरूरी है। तो इन सब का थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल दो, और अपने ऑटिज्म के बच्चे दे दो, लेकिन पूरा टाइम मत निकालो। ये सबको, खुद को, स्पाउस को, दूसरे बच्चों को और ग्रैंड पेरेंट्स को टाइम देना मत भूलिए। ये मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म का एक राज की बात है। अगर ये हो गया तो अपना घर खुशी से रहेगा, और घर खुश रहेगा तो पूरी ट्रीटमेंट आनंद से बहुत अच्छी तरह से बन पाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड में अपने गोल्स क्या है, लक्ष्य बहुत सिंपल होने चाहिए, कि उसका डेली लिविंग इंडिपेंडेंस के अच्छे हो, स्कूल के लिए प्रिपेयर हो, इम्प्रूव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स, एंड खुद को एक्सप्रेस करने को उनको सिखाएं, उनकी स्पीच क्वालिटी इंप्रूव करें, सोशल समाज में मिक्स करने के लिए तैयार करें, और बेसिक प्ले स्किल्स, दूसरे बच्चों के साथ खेलने में बच्चों को ट्रेन करें। दीज आर द सिंपल गोल्स वी नीड टू वर्क अपॉन। आई थिंक आज हम पूरा मैनेजमेंट का आपको प्लान दे रहे हैं। इसके हर पहलू पे बहुत काम करना है। यू रिक्वायर थेरेपिस्ट फॉर दैट, यू रिक्वायर टीचर्स। हम भी आपको कोशिश करते रहेंगे कि पेरेंट्स को ट्रेन करके, आपने देखा होगा ये सब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पेरेंट्स के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। हम अगर कम अपना काम करेंगे तो अपने बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से, हंसी खुशी से सीख पाएंगे, और लाइफ आसान हो जाएगी। और इसके लिए सिंपल गोल्स एंड कंटिन्यूस एफर्ट्स, निरंतर प्रयास, ये बहुत जरूरी है। एक गोल अचीव हो गया, फिर आगे का ले लो। एक साथ बड़े बड़े गोल्स मत लो, छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते जाइए। आपको पता नहीं जाएगा कि आपका लाइफ कितना आसान हो रहा है। सो बेस्ट लक विद दैट। अगर आपने पहला पार्ट देखा नहीं है, पहला पार्ट सुना नहीं है, तो जरूर वो वीडियो भी देख लीजिए। तो आपको समग्र ऑटिज्म एक साथ समझने में फायदा होगा। धन्यवाद। To see more such videos, please subscribe, like, share our YouTube channel Chiranji Godbole at YouTube. You can also visit our website www.chiranjigodbole.com for more information. You can contact 9637641404 for appointment between 9 to 5 p.m. Thank you.